नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस में। और इस क्लास में अपन साहित्य का अध्ययन कर रहे थे, वो भी 5-5 प्रश्नों के साथ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास के महत्वपूर्ण 5 प्रश्न। तो आज की क्लास के 5 प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? देखिए इस प्रकार से प्रश्न आता है, साहित्य में खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए, भाषा चेंज हो सकती है। दूसरा प्रश्न आज की क्लास का है, ये एक इस प्रकार से प्रश्न है कि 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जाएंगे। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से आएगा, निम्न में से शिलांकित कृति है। और आपको मैं बता दूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिलांकित कृति, शिलाओं पर किसको अंकित किया गया था, कौन सी रचना है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। आप यहाँ पर ऑप्शन पर डिपेंड मत रहिए। इस क्लास में मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रही हूँ। क्यों नहीं दे रही हूँ, क्यों विकल्प नहीं दे रही हूँ? इसलिए ताकि हमें अच्छे से याद करना है, और जब हम याद करेंगे तभी हम अच्छे से उत्तर कर पाएंगे। ऑप्शन को देखकर तो वो तुक्के लगाने वाली बात हो जाती है। तो इसलिए आप याद कीजिए कि कौन सी ऐसी कृति है जो शिलाओं पर अंकित है। आगे प्रश्न तीसरा, निम्न में से, ये भी इसी प्रकार से बहुविकल्पात्मक प्रश्न आएगा, निम्न में से गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। अब यहाँ पर इस प्रश्न में 2 प्रश्न है। सबसे पहला तो गद्य पद्य मिश्रित रचना क्या कहलाती है? चंपू काव्य कहलाती है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो गद्य पद्य, अरे हल्के में मत लीजिएगा, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। गद्य पद्य मिश्रित रचना क्या कहलाती है? तो चंपू काव्य कहलाती है। ठीक है, अगला कि भाई साहित्य में कौन सी रचना है जो गद्य पद्य मिश्रित है या फिर चंपू काव्य है? तो उसका उत्तर आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये एक ग्रंथ का नाम है, के रचनाकार कौन है? यहां पर ये अपना चौथा प्रश्न है। अगला अंतिम 5वां प्रश्न आज की क्लास का। आज की क्लास में जितने भी प्रश्न है सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको मैं बता देती हूँ कि जो बहुत ही सामान्य से प्रश्न है वो इस क्लास में मैं लेकर ही नहीं आ रही हूँ। जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उनको मैं लेकर आ रही हूँ। प्रश्नों के रूप में तो वही मिलेंगे जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, जब व्याख्यान दिया जाएगा, जब हम इन प्रश्नों को हल करते हैं, तब मैं जो सामान्य सी बातें हैं वो इनके बारे में बता देती हूँ। तो चलिए अगला प्रश्न है, साहित्य में किस ग्रंथ से नख शिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है? नक्षिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ है वो किस रचना से माना जाता है? तो ये थे आज की क्लास के 5 प्रश्न। चलिए अपन देखते हैं इनके उत्तर क्या होंगे। सबसे पहले तो खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जी हाँ, अमीर खुसरो प्रयोक्ता थे। अमीर खुसरो, जिन्होंने पहेलियां, मुकरियां, 2 सुखने, गजलें इत्यादि लिखी थी।
तो उनमें इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले साहित्य में खड़ी बोली के प्रयोग का अब आप समझ गए होंगे कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है कि कौन सी शिलांकित कृति है। तो एक राउल वेल नामक रचना है जो शिलांकित कृति मानी जाती है। शिलाओं पर अंकित थी ये रचना, जिसको हमने प्राप्त किया है। इसके जो रचनाकार थे वे रोडा नामक कवि माने जाते हैं, रोडा नामक कवि। यहाँ पर बीच में मैं एक चीज और बता देती हूँ थोड़ी सी। हम देख रहे हैं आदिकालीन प्रश्नों को। हालांकि जब प्रश्न लेकर आते हैं तो महत्वपूर्ण प्रश्न कहीं से भी लिए जा सकते हैं, लेकिन मैंने पहली ही क्लास में आपको बोला था कि हम लगातार चलेंगे और पूरे साहित्य को प्राप्त करेंगे या पूरे साहित्य तक पहुंचेंगे। तो आदिकाल में ही चल रहे हैं अभी अपन, और आदिकाल से संबंधित भी मैं लगातार प्रश्न लेकर आ रही हूँ। कालीन जो साहित्य है वो 4 भागों में बंटा हुआ है, ये अपन देख चुके, बताने की जरूरत नहीं है। रासोरास, सिद्ध और नाथ। अब क्या इन्हीं विचारधाराओं से संबंधित रचनाएं हुई थी इस काल में? इसके अलावा किसी ने कुछ नहीं लिखा था। जो आदिकालीन साहित्य है उसमें अपभ्रंश साहित्य की या अपभ्रंश भाषा की रचनाएं भी मिलती है, साथ साथ गद्य साहित्य भी मिलता है, लौकिक साहित्य भी मिलता है। तो फिर मैं बार बार ऐसे क्यों कह रही हूँ कि 4 ही प्रकार की जो साहित्य धारा थी या काव्य धारा थी? इसलिए क्योंकि महत्वपूर्ण रूप से 4 ही थी। उसके बाद जो अन्य थी उन सभी को आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य के नाम से अपन पढ़ लेते हैं। और यहाँ ये जो प्रश्न मैंने लिए हैं ये सारे के सारे आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य से लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आदिकाल में जो गद्य साहित्य लिया गया था या लिखा गया था उससे ये प्रश्न है। लौकिक साहित्य में वो रचनाएं आएगी जैसे अपनों ने देखे थे पीछे की क्लासेस में, प्रश्न है आप देखिए प्लेलिस्ट में जाकर के। जैसे डोला मारूरा दुआ, वो लौकिक साहित्य की रचना है। और ये जो राउल वेल है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, ये गद्य साहित्य की रचना है। ठीक है, तो राउल वेल नामक जो रचना है वो रोडा कवि ने लिखी थी। उसके बाद निम्न में से गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य, ये भी राउल वेल रचना ही थी। राउल वेल रचना चंपू काव्य है, गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। इसमें राउल नायिका का चित्रण है, और जो राउल नायिका का सौंदर्य वर्णन है ना, सौंदर्य वर्णन, वो तो पद्य में लिखा गया है। बाकी सारा का सारा वृत्तांत है वो गद्य में लिखा गया है। ठीक है, और कहीं भी संशय की बात नहीं है, पूरा का पूरा डेटा है वो डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से लिया जा रहा है, जिसको आप कोर्ट में भी चुनौती दे सकते हैं। उसके बाद अगला उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये दामोदर कवि की रचना है। दामोदर जो महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे, तो दामोदर कवि की ये रचना मानी जाती है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अगला प्रश्न है, साहित्य में किस ग्रंथ से नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा? ये क्या है? नख का मतलब होता है पैर का नाखून, पैर के अंगूठे का नाखून जो सबसे अंत में है या जहां से अपने शरीर की शुरुआत होती है, और शिख चोटी ऊपर जहां से अपना जो शरीर है या अपना जो अस्तित्व है वो समाप्त होता है। तो जहां पर पूरे शरीर के सौंदर्य का वर्णन किया जाए उसे नखशिख वर्णन कहते हैं। और ये एक साहित्य में बहुत ही अच्छी परंपरा है जिसमें श्रृंगार रस का जब वर्णन किया जाता है तो नायिका के सौंदर्य का कुछ इसी प्रकार से वर्णन किया जाता है, नख से लेकर शिखा तक का वर्णन किया जाता है। तो ये परंपरा जो है वो आरंभ कहाँ से हुई? तो ये राउल वेल नामक रचना से हुई थी, राउल वेल नामक रचना से। तो राउल वेल कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण रचना होगी? एक तो ये शिलांकित कृति है, दूसरा ये चंपू काव्य, तीसरी नखशिख परंपरा की शुरुआत इस रचना से हुई है। तो ये थे आज की क्लास के 5 प्रश्न। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।